Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava. Started going to teach you history chapter number 2. Chapter number 2 name is the rise of nationalism in Europe and the Russian Revolution. Okay, so please listen carefully, which I am going to disclose in front of you. Okay, listen carefully. Okay, in today's topic, which I am going to discuss in front of you, that Stalinism and कलेक्टिवाइजेशन. ओके, यानी कि स्टालिन जब आया था तो उसके टाइम में क्या क्या घटना घटी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे कि आखिर द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी कि पूरे विश्व पे रशियन रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा था, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, so let's begin the class. Okay, Stalinism and collectivization. The period of the early planned economy was linked. The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. यह है कि जितनी भी प्लान्ड इकोनॉमी थी उसकी जो शुरुआती दौर थी, यानी कि शुरू का जो टाइम था, वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, खेती करते थे. और खेती में जो डिपेंडेंसी थी वो मौसम के थी कि मौसम अच्छा होगा तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगा. बट इन 1927, यानी कि बाय 1927 एंड 1928 द टाउन्स इन द सोवियत रशिया वे आर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई. यानी कि 1927 और 1928 के आसपास जो रूस के शहर थे उनमें अनाज का, यानी कि ग्रेन्स का भारी संकट, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए. तब देन आफ्टर वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने ग्रेन की जो कीमत थी वो तय कर दी, फिक्स रेट तय कर दिया, और उससे ज्यादा कीमत पर, और ये भी तय किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी अनाज बेच नहीं सकता. लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन दिक्कत ये थी कि जो किसान खेतों में अनाज को पैदा करते थे वो उस कीमत पर अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे. ओके, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन. लेनिन के मरने के बाद स्टालिन जो था अपनी पार्टी का हेड हुआ करता था, अपनी पार्टी का हेड हुआ करता था स्टालिन. ओके, स्टालिन अपनी पार्टी का हेड हुआ करता था. ठीक है, उसने देश में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए कई कड़े कदम उठाए. उसे लगता था कि जो अमीर किसान है और जो ट्रेडर्स हैं, कीमत बढ़ने की उम्मीद से, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं. मतलब स्टालिन को लगता था कि जो ट्रेडर्स हैं और जो किसान हैं, अमीर किसान, वो चाहते हैं कि कीमत बढ़े, और जब तक कीमत नहीं बढ़ेगी वो अनाज को नहीं बेचते थे. ठीक है, तब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसने सट्टेबाजी, ठीक है, he believed that the rich peasants and the traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. दिया है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है ना, दिया है कि आगे कि speculation had to be stopped and supplies confiscated. ठीक है, स्थिति पर काबू पाने के लिए उसने सट्टेबाजी का मतलब होता है कि जहां पर कीमत तय की जाएगी कि कितने पे अनाज बेचा जाएगा आज और कितने पे कल बेचा जाएगा, उस पर रोक लगा दी. ठीक है, बट in 1928 party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection and reading kulaks, the name for well-to-do peasants. दिया है कि लेकिन 1928 में पार्टी के मेंबर्स ने, यानी कि जिस पार्टी का हेड कौन था, स्टालिन था, उस पार्टी के मेंबर्स ने उस इलाकों का दौरा किया, उस इलाके में गए, उस एरिया में गए जहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, और उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा. मतलब जबरदस्ती उस ग्रेन को बाय किया और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे. कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे, इसमें दिया है वर्ड कि कुलको, यानी कि कुलैक्स के ठिकानों पर छापे मारे. द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स. ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ. कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे. रूस ने जितने भी अमीर किसान थे, वेल्दी फार्मर्स थे,
उनको कुलैक्स बोला जाता था। मतलब रूस के वेल्दी फार्मर्स को कुलैक्स बोला जाता था। उनके ठिकानों पर छापे मारे, ओके, छापे मारे। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, मतलब जब कुलैक्स के ठिकानों पर छापे मारे गए और उसके बाद भी अगर रसिया में अनाज की कमी बनी रही, तब जो फील्ड था, खेत था, उसके सामूहिकरण का मतलब होता है कलेक्टिवाइजेशन का फैसला लिया गया कि अब पूरे जो खेत हैं उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। इस डिसीजन की जो थे फेवर में कुछ लोग थे और फेवर में जो लोग थे उन्होंने ये फैक्ट दिया, ये तर्क दिया कि अनाज की कमी इसलिए है, मतलब ग्रेन की कमी इसलिए है क्योंकि खेत क्या है, फार्मर्स के खेत जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए अनाज की कमी देश में हो रही है। बट 1970 के बाद दिया है कि लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। 1970 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई, मतलब फिर से वापस दे दिया गया। दिस स्मॉल साइज्ड पीजेंट्स फार्मर्स कुड नॉट बी द मॉडर्नाइज। और जो छोटे छोटे किसान थे इनके पास हैवी मशीन्स नहीं थी, न फर्टिलाइजर मॉडर्न तरीके से मिल पाता था, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं थे। छोटे खेत थे जिनका मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो फील्ड्स थे उसको डेवलप करने के लिए मशीनों यानी कि मशीन की सहायता लेनी पड़ती थी। इंडस्ट्रियल फार्मर्स जो थे, कुलैक्स जिनको कहा जाता था, उनका सफाया करना जरूरी था क्योंकि बड़े किसान थे और उनके पास सारी चीजें थी। ओके, किसानों से जमीन छीना गया और जो स्टेट्स थे उनके कंट्रोल में सारी जमीन चली गई और ऐसा माना गया कि अगर गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल रहेगा तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से चीजों को चला सकते हैं, ऐसा वो मानते थे। लेकिन अभी अब कहाँ तक वो सक्सेसफुल हुए जरूरी माना गया, ठीक है ना। अब दिया है कि व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। दिया है आगे कि इसके बाद स्टालिन ने खेतों का कलेक्टिवाइजेशन, जिसको सामूहिकरण कहते हैं, कार्यक्रम शुरू किया और 1920 से, यानी कि दिया है कि फ्रॉम 1920 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, ठीक है, खोज। दिया है कि 1920 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती यानी कि एक साथ कोलखोज में काम करने का आदेश जारी किया। मतलब अब जो खेत थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, काम कौन करेंगे, उस देश के लोग काम करेंगे। मतलब खेती सरकार करवाएगी मॉडर्न तरीके से और काम उसमें किसान करेंगे। यानी कि ज्यादातर जो जमीन थी और साजो सामान था वो सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए, ठीक है। सामूहिक खेती मतलब जो एक साथ खेती होती थी उसको सामूहिक खेती कहा जाता है। सभी किसान जो ऑल फार्मर्स थे उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन खेतों में काम करते थे, मतलब छोटे छोटे किसान, और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था और जो मुनाफा होता था मतलब मार्केट में बेचने के बाद जो पैसे आते थे उसे सभी किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और इस डिसीजन से जो किसान बहुत ज्यादा क्रोधित थे यानी कि गुस्साए थे, किसानों ने सरकार का विरोध किया यानी कि वो उनके अगेंस्ट चले गए। दिया है आपके बुक में कि पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड लैंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। जितने भी फायदे होते थे उससे बांटे जाते थे। इन लार्ज पीजेंट्स रेजिस्टेंट एंड द अथॉरिटीज डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। यानी कि 1929 से लेकर के वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। कौन? जो अमीर किसान थे वो अपने जानवरों को मारने लगे और 1929 से 1931 के बीच जो मवेशी थे यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनकी जो नंबर्स थे वो 1/3 घट गए, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन अमीर किसानों को पसंद नहीं था क्योंकि अब फायदे तो उन्हें उतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे जितना पहले मिल रहा था। तो सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों को, सामूहिकरण का मतलब कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट जो फार्मर्स गए उनको सजा दी गई और बहुत सारे लोगों को देश से बाहर भी निकाल दिया गया। दे मेरे डिड नॉट वांट टू वर्क इन द, अमीर किसान सरकार के खेत में खेती करना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, नहीं चाहते थे। अब क्यों नहीं चाहते थे इसका तो अब वही आंसर दे सकते थे।
ठीक है। बहुत सारे लोग को देश से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन के विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी हैं, मतलब वो मानते थे कि हम वेल्दी नहीं हैं और न ही हम सोसाइटी का विरोध कर रहे हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती में काम करना नहीं चाहते, मतलब उनके रीजन्स अलग हैं जिससे वो खेत में काम करना नहीं चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी करने की सलाह दी, मतलब स्टालिन ने यह भी आदेश जारी किया कि जो किसान स्वतंत्र खेती इंडिपेंडेंट खेती करना चाहते हैं वो खेती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाएगी, मतलब उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, ठीक है। सरकार के खेतों को कंट्रोल में लेने के बाद भी देश में देखा गया कि जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। In fact, the bad harvest of 1930-1933 led to one most devastating famine, जिसकी वजह से 1930 और 33 में खराब फसल का हार्वेस्ट का उत्पादन हुआ और फेमाइन आया जो सोवियत की हिस्ट्री में बहुत बुरा समय था। लगभग 4 मिलियन पीपल भूख की वजह से मर गए। 4 मिलियन लोग भूख की वजह से क्या हुए, मर गए। Many within the party criticized the confusions of industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization, ठीक है। दिया है आगे कि पार्टी में जो थे वो भी बहुत सारे लोग, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अंडर ही हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करें, ठीक है। और उनको ऐसा भ्रम था, भ्रम का मतलब डाउट था कि कलेक्टिवाइजेशन के परिणाम क्या थे, गलत थे, लेकिन गलत नहीं थे, ये तो कभी भी हो सकता है। स्टालिन और उसके जो पार्टनर्स थे, स्टालिन एंड हिज पार्टनर्स, उनके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इट मीन्स द स्टालिन एंड हिज सिंपैथिस्ट charged these criticized with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, ठीक है। आगे दिया है कि और 1939 आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेल में डाल दिया गया या श्रम शिविर में भेज दिया गया। श्रम शिविर का मतलब था वहां जहां जबरदस्ती काम कराया जाता था। ज्यादातर जो लोग थे जिन्होंने किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला उस समय कोई भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टॉर्चर झेलने पड़े, ठीक है, जिन्होंने बचने के लिए अपने अपने बयान, यानी कि जबरदस्ती जो सरकार चाहती थी उन्होंने बोला, ठीक है। उन्होंने समाजवाद के खिलाफ, ठीक है ना, समाजवाद का मतलब सोशलिज्म के खिलाफ विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया और इसी आधार पर उन्हें क्या कर दिया गया, मौत के घाट यानी कि मार दिया गया। और इनमें से कई क्या थे, प्रतिभावान पेशेवर थे जिन्हें हम टैलेंटेड प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, मतलब पूरे विश्व पर रशियन रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यह है कि रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, मतलब ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर, मतलब बोल्शेविक ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था, सत्ता पर का मतलब गवर्नमेंट बनाई थी, और जिस तरह से उसने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया था उसके बारे में यूरोप की सोशलिज्म पार्टियां बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन जो मेहनत कश थे, मतलब जो स्ट्रगल कर करके राज्य की स्थापना की थी, मतलब राज्य को एस्टैब्लिश किया था और दुनिया भर के लोगों के अंदर ये एक नई उम्मीद जगाई थी कि बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया है, बनाया गया है, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रेट ब्रिटेन की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन, ने वहां के सिटीजन्स को भी उस रास्ते को एडॉप्ट करने के लिए मनाने की कोशिश की, ठीक है। ये सारा हो गया, ठीक है ना।
अब जो सोवियत संघ था यानी कि सोवियत यूनियन के अलावा भी बहुत सारे देशों में या बहुत सारे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट यानी कि ईस्ट की जितनी कंट्रियां थी उन्होंने 1920 में इकट्ठा हुए और बोल्शेविक गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कॉमेंटर्स यानी कि बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, जिसे क्या बोला जाता था कि एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, ठीक है, में हिस्सा लिया था। कुछ फॉरेनर्स जो थे वो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, ठीक है ना, मतलब उनको एजुकेट किया गया। जब दूसरा यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, देन सोवियत यूनियन, ठीक है ना, सोवियत यूनियन की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिली, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सोवियत यूनियन के कारण ही पूरी दुनिया में सोशलिज्म को एक नई पहचान मिली और उसको एक लेवल मिला। लेकिन 1950 के आसपास देश के अंदर यानी कि इंटरनली लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन की शासन शैली, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके हैं वो रूसी रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, ठीक है, सोवियत यूनियन। लेकिन वर्ल्ड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सोसाइटी ने ऐसा मान लिया था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, मतलब रसिया जो एक बहुत पिछड़ा हुआ देश था अब वो महाशक्ति बनने की दौड़ में बहुत आगे चल रहा था, ठीक है ना। उसके उद्योग और उसके जो इंडस्ट्री थे और खेती, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्शन था वो अब डेवलप हो चुका था और जितने भी गरीब लोग थे, पुअर पीपुल थे, सबको पुअर पीपुल थे, उनको सबको खाना मिल रहा था। लेकिन वहां के जो सिटीजन्स थे को कई तरह की जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजना यानी कि डेवलपमेंट प्लान जो था यानी कि परियोजना जो थी उसको दमनकारी नीति, दमनकारी का मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई गई और जबरदस्ती कुछ रूल और रेगुलेशंस को रशिया में लागू किया गया और 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी के आते आते एक सोशलिस्ट देश के रूप में सोवियत यूनियन को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली, ठीक है ना। हालांकि वहां के लोग अभी भी सोशलिस्ट के आदर्शों का सम्मान करते हैं, सोशलिस्ट को बहुत ज्यादा मानते हैं। यह है कि द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर as a socialist country had declined through it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were read how in the variety of different ways। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद यानी कि सोसाइटी के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट के बारे में अलग अलग तरह से पुनर्विचार यानी कि रीथिंकिंग की गई। तो आज ये आपका चैप्टर 2 जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन आज खत्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आप इस चैप्टर के नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।